स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे मैटर वेव्स। मैटर वेव्स मैटर वेव्स देखिए मीनिंग क्या है इस टॉपिक का। जैसा कि हम जानते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट में दो टाइप की नेचर होती है, वो वेव नेचर की भी होती है और वो पार्टिकल नेचर की भी होती है। ठीक सेम इसी तरीके से जैसे लाइट पार्टिकल के तरीके से भी एक्सप्लेन की जा सकती है और वेव के तरीके से भी एक्सप्लेन की जा सकती है। दैट मींस पार्टिकल एक वेव के इक्विवेलेंट हो सकता है। पार्टिकल एक वेव के इक्विवेलेंट हो सकता है, पार्टिकल को हम वेव के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ठीक, तो जिस तरीके से लाइट दो नेचर एक्वायर करके रखती है, तो कोई भी पार्टिकल कोई भी मैटर एक वेव के इक्विवेलेंट हो सकता है। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को डी ब्रॉगली ने आगे बढ़ाया। ठीक, डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे जिनको अपने इस हाइपोथेसिस की वजह से 1929 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक, देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी m मास का पार्टिकल है ये, और ये v वेलोसिटी से चल रहा, तो इसका मोमेंटम कितना होगा mv। इसका मोमेंटम कितना होगा mv। अब जिस तरीके से कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट है एक वेव के। ठीक, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जो ये प्रूव कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स में भी वेव नेचर होती है। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लाइट की तरीके से ही इंटरफेयर करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी इनकी वेव नेचर के बेसिस पे ही कंस्ट्रक्ट हो रखा है। ठीक, तो किसी भी पार्टिकल में वेव नेचर भी होती है, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू अ वेव। ठीक इसी तरीके से जैसे प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, कोई भी मूविंग पार्टिकल एक वेव के इक्विवेलेंट है, हम उसको एक वेव के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ठीक, चलिए अगर ये चीज यहां पे एज अ कॉन्सेप्ट निकल आई है कि किसी भी मैटर को हम एक वेव के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, ठीक, तो इसके ऊपर डी ब्रॉगली जिसको डी ब्रॉय प्रोनाउंस किया जाता है, इन्होंने इसको एकदम क्लियरली बताया कि कोई भी मैटर m मास का पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से दौड़ रहा है और उसकी मतलब मोमेंटम है p, तो ये मूविंग पार्टिकल अगर आप किसी वेव के से इक्वेट कर रहे हो इसको, तो उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी। जिस वेव के इक्विवेलेंट आप इस मूविंग पार्टिकल को मान रहे हो कि ये मूविंग पार्टिकल एक वेव लाइक प्रॉपर्टी पोजेस करता है, तो उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी। डी ब्रॉगली ने रिलेशन दिया कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन p। दिस इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दिस इज नोन एज डी ब्रॉय वेवलेंथ। h प्लैंक कांस्टेंट होता है और ये p जो है ये मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल होगा, ये उस पार्टिकल का मोमेंटम होगा। ठीक, तो ये जो वेवलेंथ है, ठीक, वेवलेंथ तो किसी वेव की होती है और मोमेंटम पार्टिकल का होता है, पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है, तो इतने मोमेंटम का पार्टिकल इतनी वेवलेंथ के बराबर है। अब आप खुद देखिए, अगर हम h की वैल्यू देखें तो h इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये होता है h। अगर h को मैं किसी नॉर्मल p से रिप्लेस करूं, मान लीजिए ये 1 kg का ब्लॉक है जो कि 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा 1 इंटू 5 न्यूटन 5 kg मीटर पर सेकंड, ये होगा। तो जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई कितना 5, जो कि कितनी बनेगी बहुत ही कम। ठीक, जो कि बहुत वेरी स्मॉल है, दिस इज वेरी स्मॉल, जो कि बहुत ही कम है। हम इसको विजुलाइज ऑब्जर्व नहीं कर सकते,
इसलिए कोई भी मूविंग पार्टिकल, ठीक, अगर किसी नॉर्मल वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका वेव कैरेक्टर, उसकी वेवलेंथ को हम फील नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी कम है कि वो ऑब्जर्वेबल ही नहीं है। इसलिए हमें मूविंग पार्टिकल कभी वेव लाइक फील ही नहीं होता, हम उसको अपनी डेली लाइफ में एज अ वेव फील नहीं कर सकते, ये बहुत कम होता है। लेकिन अगर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, फॉर स्मॉल पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, 9.91 इंटू 10⁻³ kg के आसपास होता है। जब इसको -31 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे जो वेवलेंथ आएगी वो सिग्निफिकेंट होगी। तो उस लेवल पे, ऑन द लेवल ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के लेवल पे, जो ये वेवलेंथ है, जो यहां से वेवलेंथ निकलेगी इस जगह से, वो वेवलेंथ ऑब्जर्वेबल होगी, वो डिटेक्टेबल होगी, उसको हम नोटिस कर पाएंगे, ठीक। इसलिए क्वांटम लेवल पे जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेवलेंथ मैटर करती है, वो सिग्निफिकेंट वेवलेंथ होती है, वहां पे हमें वेव कैरेक्टर बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ता है, ठीक। तो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितने भी हैं ये, इन सब की वेवलेंथ, ठीक, एक पर्टिकुलर रेंज में आती है, जिसको हम कहीं भी बहुत सारे एक सुटेबल एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक, ओके। अब जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कुछ है, या मास क्या, इसका चार्ज ले लो, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इसका चार्ज होता है। हमें इसका मोमेंटम अगर पता चल जाए, किसी इलेक्ट्रॉन का, तो हम इसके इक्विवेलेंट डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट कैसे? जैसे हमें कॉन्सेप्ट पता है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस डेल्टा वी है, और किसी क्यू चार्ज को हम यहां पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक ले जाते हैं, तो उसके पोटेंशियल में डिफरेंस अगर ये है, तो एनर्जी कितनी गेन कर लेता है वो, Q इंटू डेल्टा वी, इतनी एनर्जी वो गेन कर लेता है। तो अगर E इलेक्ट्रॉन को V पोटेंशियल डिफरेंस पे हम लेके जाएंगे, तो जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, E इंटू वी, इतनी एनर्जी गेन कर लेगा वो। अब ये वाली एनर्जी किसके बराबर कर सकते हैं हम, 12mv² के। तो ये वाली एनर्जी 12mv² के बराबर कर सकते हैं। अब यहां से अब क्या कर सकते हैं हम, मेरा टारगेट क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर रहे हैं हम। अगर हम, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, तो 12mv², जो ये 12mv² है, जो कि हमें E इंटू वी के बराबर पता चली, इधर m की मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी m की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस वाले 2 को आप इधर ले जाओ, तो m² v² इज इक्वल टू 2em v, ये हो जाएगा। और mv क्या है, मोमेंटम, यानी कि ये चीज तो p का स्क्वायर है, तो p इज इक्वल टू हो गया √2em और v। ये अगर p हो गया तो वेवलेंथ क्या हो गई, वेवलेंथ हो गई h/p। p कितना हो गया, √2em v, इतना इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हो गई। तो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी हो गई, लैम्डा इज इक्वल टू h/2em v, अगर उसको v पोटेंशियल डिफरेंस से आप एक्सेलरेट करते हो तो। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन को अगर आप 100 वोल्ट के सेपरेशन से एक्सेलरेट करते हो, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ये अपने आप में ही बहुत कम होती है नॉर्मल पार्टिकल्स की। जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कुछ आ जाएगी सम एंगस्ट्रॉम में, और एंगस्ट्रॉम में अगर वेवलेंथ है तो हम उसको स्पेक्ट्रम के बेसिस पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिए इसको एक बार अच्छे से।
तो अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए यहां पे, तो यहां पे हमने जो ये मेथड एक्सप्लेन किया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ इस तरीके से निकाली जा सकती है, तो ये मेथड किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड है। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, मतलब हीलियम का पार्टिकल हो, हीलियम आयन हो, या फिर प्रोटॉन हो, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड है। तो फॉर अ चार्ज पार्टिकल लैम्डा इज इक्वल टू होगा h अपॉन अंडर रूट 2q। q उसका चार्ज है, m उसका मास है, और v उसका पोटेंशियल का डिफरेंस है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस से हम उसको ले जा रहे हैं। ठीक है। अब अगर यही काम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए किया जाए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू अगर हम निकालने की कोशिश करें तो h क्या हो जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आप जानते हो इंटू v। अगर ये सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया जाए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहां रख दिया जाए, तो लैम्डा होता है 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ द वोल्टेज, इतने एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा आता है फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, ओके, इतने एंगस्ट्रॉम ये लैम्डा आता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। ठीक, अब आप चाहो तो आप यहां पे इस चीज को यहां पे किसी भी बाकी पार्टिकल से कंपेयर कर सकते हो। ठीक, जैसे यहां पे एक चीज स्टैब्लिश हो गई कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी लैम्डा उतना कम होगा, और लैम्डा जितना कम होगा वो उतना ज्यादा विजिबल होगा। ठीक है। अब ये तो रही चार्ज पार्टिकल्स की बात। यहां पे प्रोटॉन के लिए क्या करना है, बस मास ऑफ प्रोटॉन लिखना है। यहां पे आप देखिए ये एक नंबर मिल गया। ठीक है, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ मास इनटू वोल्टेज। दिस इज वोल्टेज स्ट्रिक्टली, दिस इज नॉट mv, ये m इंटू वोल्टेज है। ये कितनी है, वोल्टेज, एंड दिस इज मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक, ये भी एक हमारे पास रिलेशन आ गया। इन रिलेशंस को यूज करके हम एक दूसरे के डेटा कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अनचार्ज पार्टिकल के बारे में अगर हम बात करें, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर अनचार्ज पार्टिकल। अगर अनचार्ज पार्टिकल की बात करें तो उन पे वोल्टेज का तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो उस पे चार्ज तो जीरो होता है, लेकिन उसकी अगर कहीं स्पीड हो, कुछ वेलोसिटी हो v, यानी कि उसके पास समझ लीजिए काइनेटिक एनर्जी है E, तो उसका E किसके बराबर होगा, उसके हाफ m इंटू वी के बराबर मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू वी स्क्वायर। तो इस जगह से अगर इस 2 की मल्टीप्लाई कर दे और m की मल्टीप्लाई कर दे, 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू E इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन का स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर। ये हो गया। अब ये चीज एक्चुअल में p का स्क्वायर हो गई, तो p यहां पे हो गया अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू E। ये मोमेंटम हो गया। तो किसी भी अनचार्ज पार्टिकल के लिए अगर आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना चाहते हो तो दैट विल बी h ओवर अंडर रूट ऑफ 2m e, ये होगी। जहां पे E जो है, E विल बी द एनर्जी ऑफ पार्टिकल होगी, ये एनर्जी ऑफ पार्टिकल होगी। न्यूट्रॉन के लिए वैलिड है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के लिए अगर मैं m की वैल्यू डाल दूं यहां पे, तो लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी 0.286 डिवाइडेड बाई, ये तो आपके हाथ में कितनी भी उसको एनर्जी देते हो आप, डिवाइडेड बाई E, इतने एंगस्ट्रॉम।
ये न्यूट्रॉन के लिए है, लैम्डा फॉर न्यूट्रॉन, एंड दिस इज लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक, तो ये फॉर्मूला यूज होगा न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करने में, अगर हमें सब कुछ पता है और उसकी एनर्जी उसने दे रखी है। बस इस फॉर्मूले में रेडीमेड वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। अब कभी कभी किसी किसी केस में क्या होता है, हमें किसी पार्टिकल की मतलब एनर्जी ना पता होके उसका टेम्परेचर पता होता है, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर पता होता है, तो वहां पे हम हेल्प लेते हैं अपने काइनेटिक थ्योरी की। ठीक, अगर किसी भी पार्टिकल का टेम्परेचर अगर T है और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, ठीक, तो उसके पास थर्मल एनर्जी कितनी होती है, F/2 kT ये होती है। ठीक, F/2 kT। तो मान लीजिए F की वैल्यू कहीं पे किसी मोनोएटॉमिक पार्टिकल के लिए 3 है, तो यहां पे उसकी एनर्जी हो जाएगी, थर्मल एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी, 3/2 kT ये। ठीक, और अगर यहां से हम देखें तो ये थर्मल एनर्जी ही उसकी 12 mv² के बराबर होगी, यही तो काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी का और सीधे सीधे इसका रिलेशन होता है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, दोनों तरफ m की मल्टीप्लाई कर दो, तो 3mkt इज इक्वल टू m²v² मतलब p का स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितनी होगी, √3mkt। k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक, तो आप देखिए P की वैल्यू ये अगर ये है तो लैम्डा कितना बन जाएगा इस केस में, लैम्डा इस केस में बन जाएगा h/√3mkt। ये भी यूज होता है फॉर्मूला किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए, जो कि मतलब सिंगल पार्टिकल है, यानी कि मोनोएटॉमिक गैस का पार्टिकल है। तो यहां पे ये फॉर्मूला भी आप डिफरेंट जगह पे यूज कर सकते हो। टेम्परेचर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक, और ये अगर हमने मास ऑफ सिंगल पार्टिकल लिया तो यहां पे 3 आएगा, अदरवाइज जो भी यहां पे F आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी यहां पे। ठीक, इसके ऊपर हम अभी थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो बोहर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी, अगर हम अपना ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, इस बोहर्स मॉडल पे अप्लाई करके देखें, या बोहर्स मॉडल को थोड़ा डी ब्रॉगली वेवलेंथ की हेल्प से सोचें। एक्चुअल में हो क्या रहा है, किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है v स्पीड से, तो दौड़ता हुआ पार्टिकल तो डेफिनेटली वेव के इक्विवेलेंट होता है। तो जो ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ दौड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू अ वेव। ठीक, वो इक्विवेलेंट टू अ वेव है, और वो फॉर एवर उसी ऑर्बिट में दौड़ता रहता है हमेशा। तो इसके नजर से, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसको सोचें तो दैट इज इक्विवेलेंट टू अ स्टैंडिंग वेव, यानी कि जो पार्टिकल वेव है इसको हम पार्टिकल वेव भी बोल सकते हैं। पार्टिकल वेव मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, किसी मूविंग पार्टिकल के इक्विवेलेंट वेव इज इक्विवेलेंट टू अ स्टैंडिंग वेव। ठीक, यहां पे क्या होता है, जो बोहर्स मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो अपनी फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। और जैसे स्टैंडिंग वेव में होता है कि अगर उसकी ऑर्बिट की रेडियस मतलब उसकी लेंथ फिक्स है, तो जैसे बोथ एंड फिक्स होता है,
इसमें आप अगर बहुत सारी वेव चलाते हैं तो यहां पे क्या होता है, ठीक, बहुत सारी वेव चलाते हैं इधर से तो इसमें एक स्टैंडिंग वेव डेवलप हो जाती है। अब वही स्टैंडिंग वेव सरवाइव करती है जिसके नोड ठीक इन दोनों एंड्स पे आ जाते हैं। यानी कि जो ये स्ट्रिंग की लेंथ है एल, ये एल जो है, ये एक नोड से नोड की डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा बाई 2, एन इंटू लैम्डा बाई 2 के इंटीजर मल्टीपल में होती है। बाकी सारी वेवलेंथ और भी वेवलेंथ अगर आप इसमें प्रोड्यूस कराओगे तो वो डैम्प होके खत्म हो जाएंगी, केवल वो सरवाइव करेंगी जो दोनों एंड पे नोड बनाती हैं। ठीक, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट इस बोहर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी का है। मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, फाइनली उस वेवलेंथ को एक्वायर कर लेता है जो उसकी पूरी लेंथ को एक इंटीजर मल्टीपल ऑफ लूप से कवर कर लेती है। ठीक, यानी कि अगर ये ऑर्बिट है, अगर ये मान लीजिए ऑर्बिट है ये, तो इसकी जो लेंथ है पूरी, उसमें कंप्लीट 1 2 3 4 5 कुछ इंटीजर नंबर ऑफ वेव्स आने चाहिए, तो वही सरवाइव करेगी। बाकी की वेवलेंथ कैंसिल होके डैम्प होके खत्म हो जाएगी, एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो केवल वही सरवाइव करेगी फॉर एवर तक। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि अगर इसकी रेडियस r है और यहां पे इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इस तरीके से। अब यहां से लेके यहां तक, जो ये इस जगह से लेके इस जगह तक है, ये वाली डिस्टेंस इज 1 लैम्डा, यहां से लेके यहां तक इज अगेन 1 लैम्डा, ये वाली लेंथ कितनी होती है, 1 लैम्डा। तो मूविंग चलते हुए इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन एक वेवलेंथ के इक्विवेलेंट होता है। तो वेवलेंथ यहां से लेके यहां तक की हुई, यहां से यहां तक की हुई, तो मान लीजिए ऐसे ऐसे जो है यहां पे, तो अगर हम इसको यूं करें यहां पे तो 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ नंबर ऑफ वेव्स यहां पे बन जाती हैं। 1 2 3 4 5 5 बन गई है। तो ये कुछ नंबर में इंटीजर मल्टीपल होंगी यहां की, ये लैम्डा होंगे। दैट मीन्स 2 पाई आर अगर nth ऑर्बिट की रेडियस है, दिस इज nth ऑर्बिट, ये nth ऑर्बिट है, तो 2 पाई आर एन इज इक्वल टू होना चाहिए सम n इंटू लैम्डा के बराबर, और जो जिस नंबर की ऑर्बिट होती है दैट इंटू लैम्डा के बराबर ही होती है। तो दिस इज बोहर मॉडल। ठीक, इसकी हेल्प से हम इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, जैसे मुझे पता है कि ये बोहर्स ऑर्बिट है, ये सम ऑर्बिट है कोई ये, ठीक, तो इस ऑर्बिट में जो ये 2 पाई आर एन है दैट शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ दिस लैम्डा। अब लैम्डा को आप क्या रखोगे, लैम्डा को रखोगे आप h अपॉन पी इज इक्वल टू 2 पाई आर एन, पी को क्या रखोगे m इंटू वी, तो n इंटू एच अपॉन एम वी, वी एन इज इक्वल टू 2 पाई आर एन। तो आप देखो एन एच अपॉन ये वाला 2 पाई यहां ले आओ और ये एम वी एन इधर ले आओ, तो एम वी एन आर एन, एन एच अपॉन 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब आप ये देखिए, ये जो एन एम वी आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये क्या है, तो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, यही तो बोहर्स मॉडल है। वो यही तो कहता है कि एंगुलर मोमेंट इन nth ऑर्बिट, ये रेडियस ऑफ n है, ये वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट है। तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम, दिस इज एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, जो कि यहां से डायरेक्ट प्रूव हो जाता है। तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम टर्म ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक, तो यही बोहर्स मॉडल है, NH अपॉन 2 पाई। क्लियर? तो बोहर्स मॉडल को भी ये जो फॉर्मूला है, ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। ठीक, यही बहुत सारे रीजन थे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट था उसकी वजह से नोबेल प्राइज दिया गया 1929 में,
इसको, क्योंकि इसने बहुत सारी क्वांटाइजेशन प्रॉब्लम्स के एक्सप्लेनेशन दिए, जितने भी डाउट्स लोगों को होते तो इनको उन्हें कवर किया। तो अगर इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल लें यहां पे, ठीक है, एग्जाम्पल लिया जाए तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 वोल्ट। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसको V इज इक्वल टू 100 वोल्ट पे एक्सेलरेट किया गया है, V इज इक्वल टू 100 वोल्ट पे एक्सेलरेट किया गया है, तो उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी? तो हमें इलेक्ट्रॉन के लिए पता ही है 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ V, इतने एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो कितना हो जाएगा 12.27 बाई रूट ऑफ 100, रूट ऑफ 100 कितना हो जाता है 10, तो 1.227 एंगस्ट्रॉम। ये अपना आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आप नोट करिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक और आता है जो हमें पता होना चाहिए, डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स। डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स। देखिए किसी भी क्रिस्टल से अगर डिफ्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक, तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में क्या होता है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल सॉलिड स्टेट के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर में लगे होते हैं। जैसे ये पार्टिकल्स हैं और फिर दूसरी लाइन ये वाली होती है ये। ठीक, अब अगर मैं इस वाली स्पेसिंग को, ये वाली जो स्पेसिंग है, इसको स्मॉल डी बोलता हूं और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको कैपिटल डी बोलता हूं, तो होता क्या है, ये मान लीजिए किसी क्रिस्टल की सरफेस है। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आता है ऐसे, ठीक है ना, स्कैटरिंग प्लेन्स हैं, ये स्कैटरिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आता है, तो मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन आता है फाई एंगल पे और यहां से ऐसे डिफ्रैक्ट होके यूं चला जाता है फाई पे। ये वाला एंगल कितना है, फाई, तो फाई ये है और मान लीजिए थीटा ये है। मुझे पता है कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये है, ये स्पेसिंग स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इसकी अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है, तो यहां पे रिलेशन होता है स्मॉल डी साइन फाई या थीटा। मैं इसको बिल्कुल कंफर्म करके बताता हूं आपको। ये होता है स्मॉल डी 2d साइन थीटा, स्मॉल d इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और यहां पे होता है 2, तो 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ये भी होता है रिलेशन। दूसरा कैपिटल d इंटू साइन फाई इज इक्वल टू अगेन एन लैम्डा, दूसरा रिलेशन ये होता है यहां पे। जहां पे ये कैपिटल D जो है, ये वाला सेपरेशन है दो पार्टिकल के बीच का, और स्मॉल d ये वाला सेपरेशन है। ठीक है, तो और ये स्कैटरिंग प्लेन है। इस इक्वेशन का यूज भी होना चाहिए, जो जहां पे जो लैम्डा है, लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एन कोई भी इंटीजर है, ठीक, थीटा ये वाला एंगल है और फाई ये वाला एंगल है, डी क्या है, ये वाली स्पेसिंग है, कैपिटल डी ये वाली स्पेसिंग है। तो ये रूल्स भी हमें याद रखने चाहिए, जिसको आप ब्रैग्स लॉ भी बोल सकते हैं, ब्रैग्स लॉ। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डेविसन गेर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन गेर्मर एक्सपेरिमेंट, ये भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी मैटर वेव्स वाले टॉपिक में। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है किस पॉइंट पे कोई क्या क्वेश्चन पूछ ले।
तो यहां पे अगर हम कुछ क्वेश्चंस या एग्जांपल्स अब देखें, ठीक है ना, यहां पे बहुत सारे नाम है, जैसे ये फाई है, फाई को हम एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोल सकते हैं, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। जो थीटा है उसको ग्लांसिंग एंगल बोल सकते हैं, ग्लांसिंग एंगल, ये इनके और दो नाम हैं। n is order of diffraction, this is order of diffraction, this is order of diffraction। okay, small d is distance between two consecutive crystal plane or interplanar distance, ये scattering plane है, this is scattering plane। तो स्मॉल डी क्या है, दो कॉन्जिक्यूटिव स्कैटरिंग प्लेन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एंड कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन द सेम लैटिस प्लेन, ये दो के बीच की सेम लैटिस प्लेन में दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन है। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे ही। देखिए क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, क्वेश्चन में इसने बोला है फाइंड द इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय pm। फाइंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन if its momentum is changed by pm and the de Broglie length associated change by 0.5%। यानी कि अगर चेंज इन मोमेंटम आप pm कर दो तो चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना हो जाता है, 0.5%। यानी कि ये बोल रहा है कि उस इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करो जिसके मोमेंटम में pm चेंज करने से उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ में कितने का चेंज हो जाता है, 0.5% का। यानी कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ में चेंज है वो अगर ओरिजिनल वेवलेंथ 100 है, अगर ओरिजिनल वेवलेंथ 100 है तो वो 0.5 का चेंज आ जाता है, ये उसने बोला है। तो इनिशियल मोमेंटम इसका फाइंड आउट करिए अगर डेल्टा पी की वैल्यू pm चेंज करने से। देखिए क्या होगा, मुझे पता है कि p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, ये है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो dp इज इक्वल टू h, तो एज इट इज 1 बाई लैम्डा का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। डिफरेंशियल तो यही होगा। अगर हम y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स करते हैं और dy बाई डी एक्स अगर हमें निकालना है तो ये क्या होता है, इसको x की पावर -1 ले लो तो x की पावर -1, ठीक, और सामने एक -1 आ जाएगा तो -x स्क्वायर आ जाएगा, x की पावर -2 आ जाएगा और ये आ जाएगा dy बाई dx। तो यहां से केवल dy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -x की पावर -2 को 1 बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और इस वाले dx को इधर ले आओ साइड में, ये लो, तो -1 बाई एक्स स्क्वायर dx ये dy हो गया। ठीक इसी तरीके से यहां पे भी हो गया, h तो एक कांस्टेंट है, ठीक, तो h तो अगर एक कांस्टेंट है और 1 बाई लैम्डा का डिफरेंशियल करना है तो 1 बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा, साथ में माइनस भी लगा दो, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस से कोई चेंज आता नहीं है। तो यहां पे dp इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। अब ऊपर वाली इक्वेशन क्या है हमारी, p इज इक्वल टू h इंटू 1 बाई लैम्डा। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहां पे आप देखिए dp अपॉन p इज इक्वल टू, इस h से h कैंसिल, माइनस को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल, ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा d लैम्डा बाई लैम्डा, डी लैम्डा बाई लैम्डा, ये बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे माइनस भी लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता,
ठीक, dp बाई p यानी कि pm चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन वेवलेंथ कितना 0.5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेवलेंथ कितनी है 100। अगर 100 है तो 0.5 का, तो p कितना आ गया, p आप देखिए कितना आ गया, p आ गया 100 pm बाई 0.5। तो यहां से इस जगह से अगर हम देखें तो यहां से p की वैल्यू आ गई, इस p को इधर ले जाओ 100 बाई 0.5 इंटू pm यानी कि 200 pm। ये अपना आंसर हो गया, समझ लीजिए। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया 200 pm। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो तरीका है उसको हमें याद रखना है। पहले तो क्वेश्चन को समझना ही है क्या है। क्वेश्चन में इसने बोला है कि इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करिए उस इलेक्ट्रॉन का जिसके मोमेंटम में पीएम चेंज करने से डी ब्रॉगली वेवलेंथ 0.5% चेंज हो जाती है। यानी कि अगर 100 है तो 100 में से 0.5 का चेंज आ जाएगा, तो 0.5 बाई 100 ये डी लैम्डा बाई लैम्डा की वैल्यू हो गई, चेंज इन लैम्डा और इनिशियल लैम्डा। तो मुझे बस पी निकालना है। तो पहले मैंने ये रिलेशन फाइंड आउट किया जो ये वाला है। इस रिलेशन में ये इनिशियल मोमेंटम है और ये इनिशियल लैम्डा है, ये चेंज इन मोमेंटम है, ये चेंज इन लैम्डा है, दोनों को एसोसिएट कर दिया मैंने। तो ये वाली वैल्यू आ गई। देखिए माइनस का साइन केवल ये कहता है कि पी बढ़ाओगे तो लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा, पी को कम करोगे तो लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव का रिलेशन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पे एक क्वेश्चन और ट्राई किया जाए तो ये कह रहा है कि अ ड्यूट्रॉन इज एसोसिएटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 500 वोल्ट। ड्यूट्रॉन की बात कर रहा है ये। ड्यूट्रॉन को 500 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया, यानी कि ये एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जिसको 500 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है। फाइंड द पोटेंशियल थ्रू विच अ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, यानी कि एक हीलियम आयन यानी कि He1 पॉजिटिव, ये इसको किस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करें कि दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम हो जाए, कि दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम हो जाए। अब मुझे पता है कि मास ऑफ ड्यूट्रॉन अगर m है तो मास ऑफ हीलियम आयन विल बी 2m। ये रिलेशन मुझे पता है। अब ड्यूट्रॉन पे भी सिंगल चार्ज होता है और यहां पे हीलियम पे भी इसने सिंगल चार्ज बोल दिया, ठीक है ना। ड्यूट्रॉन पे सिंगल चार्ज होता है और यहां पे हीलियम पे भी इसने सिंगल चार्ज बोल दिया। तो मुझे इतना पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी, और p इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई, अगर ये न्यूट्रल पार्टिकल है। अदरवाइज 2q डेल्टा v इंटू m, ये होता है p। ये चार्ज पार्टिकल के लिए होता है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया है। तो मुझे इतना पता है कि लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ हीलियम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू वोल्टेज ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू चार्ज ऑफ हीलियम इंटू मास ऑफ हीलियम इंटू डेल्टा वी ऑफ हीलियम। ये ड्यूट्रॉन हो गया ये। अब इन दोनों में से दोनों के चार्ज सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये और ये अगर बराबर हैं तो आप ये समझ लीजिए ये दोनों चीजें भी बराबर हैं। तो अगर ये वाली वैल्यू 1 है, इससे ये कट हो गया 1 है, लैम्डा डी इज इक्वल टू लैम्डा एच, ये तो उसने बोला ही है कि वो बताइए कि लैम्डा डी इज इक्वल टू लैम्डा एच हो जाए, एच ई। तो अगर ये दोनों चीजें बराबर हो गई तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज बराबर होनी चाहिए, यानी कि मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू वोल्टेज ऑफ ड्यूट्रॉन बराबर होनी चाहिए मास ऑफ हीलियम इंटू वोल्टेज ऑफ हीलियम।
मास ऑफ हीलियम इंटू वोल्टेज ऑफ हीलियम, ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे भी 1 आना चाहिए क्योंकि इधर 1 है। तो आप ये देखो वोल्टेज ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मास ऑफ ड्यूट्रॉन इंटू वोल्टेज ऑफ ड्यूट्रॉन बाई मास ऑफ हीलियम, जो कि बराबर होगा कितना, m अपॉन 2m। इसका मास m, इसका 2m, और Vd कितना है 500, यानी कि वोल्टेज फॉर हीलियम विल बी रिक्वायर्ड 250 वोल्ट, 250 वोल्ट पे हीलियम के पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना पड़ेगा, तब जाके दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर होगी। इस चीज को अब आप नोट करिए अच्छे से। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम अभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है एन अल्फा पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम, जो कि रेडियस इज इक्वल टू 0.83 सेंटीमीटर, इस रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहां पे 0.25 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। लैम्डा यहां पे फाइंड आउट करना है। अब आपको याद होगा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है आर रेडियस के पाथ में, तो आर की वैल्यू होती है mv अपॉन qb। ठीक, तो यहां से मुझे पता चलता है कि mv की वैल्यू होगी qbr, ये mv की वैल्यू हो जाएगी qbr, और मुझे डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए h अपॉन p चाहिए होता है, और यही p है यहां पे। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन qbr। अब अगर ये हीलियम पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, उस पे 2 चार्ज होते हैं, तो h अपॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू b कितना है 0.25 इंटू r कितना है 0.83 इंटू 10 टू द पावर -2। ये यहां का लैम्डा हो जाएगा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.01 एंगस्ट्रॉम, इतनी लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। तो अब आप देखिए कहां से कहां पे इन्होंने कॉन्सेप्ट को रिलेट किया है। मैग्नेटिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट से एमवी निकाल के लाए हैं और तब क्वेश्चन बनाया है। क्यों? क्योंकि जो m मास का चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है किसी उसमें, तो इस पे बाहर लगने वाला फोर्स अंदर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है QVB, और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है mv²/r। यहां से ये वाला फॉर्मूला आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा अ एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ दिस। एक्सरे बीम की बात कर रहा है ये, ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू 1.0 एंगस्ट्रॉम is incident on a crystal lattice spacing 2.8 angstrom, spacing 2.8 एंगस्ट्रॉम, और ये लैटिस की बात कर रहा है। तो अगर ये लैटिस की बात करें तो याद करिए ब्रैग्स लॉ हमने अभी अभी पढ़ा था। ठीक, इसमें अगर ये दो ये हैं और ये इलेक्ट्रॉन यूं आके यूं चला जाता है, इस तरीके इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल या वेव, और ये वाला एंगल अगर फाई होता है और ये वाला एंगल थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी ये वाली स्पेसिंग अगर स्मॉल d होती है और यहाँ से यहाँ तक के पार्टिकल की स्पेसिंग अगर कैपिटल D होती है, तो 2 इंटू स्मॉल d इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, ये होता है।
ठीक, तो यहां पे अगर हम देखें, इस जगह पे अगर हम देखें तो इसने स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2.8 एंगस्ट्रॉम। ठीक, साइन थीटा समझ लीजिए हमको निकालना है। पूछा क्या है इसने, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ब्रैग्स एंगल फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है फॉर n इज इक्वल टू 1। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज 1 एंगस्ट्रॉम, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, इस 10 टू द पावर माइनस 10 से ये 10 खत्म, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/2.25.6, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1/5.6। यही अपना आंसर भी होगा, यही अपना आंसर भी होगा। इसी तरीके से हम आंसर को लिखेंगे। ठीक, तो ये यहां पे साइन थीटा की वैल्यू आ गई। तो आप देखिए ब्रैग्स लॉ अगर हमें याद आ जाता है तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस ये याद रखना कि इसके d के साथ 2 होता है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, एक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज 1.40। फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछी है ऑफ अ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन के बारे में बात की है, एसोसिएटेड विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। वो बोल रहा है कि एक न्यूट्रॉन को कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतनी लाएं तो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतनी हो तो आप देखिए P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो गया एच अपॉन पी। अब वो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, तो इस 2 को इधर ले जाओ और एक m की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk हो गया, तो p इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ 2mk, ये हो गया p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mk। तो यहां पे p कर दो, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू जो आती है वो आ जाती है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk, ये हो गया। तो यहां से आप देखिए वो इस k की वैल्यू जानना चाहता है, तो आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2mk, तो k की वैल्यू हो जाएगी h स्क्वायर बाई 2m, k को इधर ले जाओ और लैम्डा स्क्वायर को यहां पे ले आओ, ये k की वैल्यू हो गई, तो k इज इक्वल टू हो गया 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू m। न्यूट्रॉन का मास इसने दे रखा है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू लैम्डा का स्क्वायर, लैम्डा कितना है 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 6.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 जूल, माइनस 21 जूल, ये अपना आंसर आ जाएगा। जब इसकी आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए सारे फंडे अगर हमें क्लियर होते हैं तब जाके ये काम फटाफट हो जाते हैं। ठीक, उसने पूछा कि उस न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जिसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतनी है, तो हमें एक्चुअल में डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखना जो कि मैं पहले डिराइव भी कर चुका हूं। दोनों तरफ से स्क्वायर कर लीजिए, k को उधर ले जाइए, लैम्डा स्क्वायर को इधर ले जाइए, फॉर्मूला आ गया आपका। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे तुरंत हो जाएंगे। ठीक, पर आपको एक बार बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन को बहुत क्लियर रखना पड़ेगा अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने बोला एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन हैव गॉट द सेम
डी ब्रॉगली वेवलेंथ, प्रूव दैट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, क्वेश्चन में इसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन जिसकी एनर्जी कितनी होती है एच न्यू, फोटोन, प्रोटॉन नहीं, फोटोन। An electron and a photon have got the same de Broglie wavelength. Prove that the total energy of electron is greater than the energy of photon. अब आप देखिए इन दोनों की de Broglie wavelength सेम है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि टोटल एनर्जी मतलब ये काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक, तो हम ये जानते हैं कि किसी भी फोटोन का अगर देखा जाए तो फोटोन की एनर्जी होती है hc अपॉन लैम्डा, फोटोन की एनर्जी होती है hc अपॉन लैम्डा। अगर हम इसको देखें तो यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू hc अपॉन ई आ जाता है, यानी कि h अपॉन ई बाई सी, और ये h अपॉन पी की ही तो फॉर्म है। तो किसी भी फोटोन की जो एनर्जी है, ठीक है ना, वो hc अपॉन लैम्डा होती है, जिसको आप इस तरीके से कन्वर्ट करके डी ब्रॉगली वेवलेंथ की फॉर्म में ला सकते हैं। इसका मतलब यह कि फोटोन का कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे बेस्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यहां पे जो हमने ये लिया है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को यूज करके ही आया है। ठीक, तो यहां से मुझे ये पता चलता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ से मतलब मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होता है E बाई सी, जितनी भी उसकी एनर्जी होती है दैट डिवाइडेड बाई सी। ठीक है, अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ चेक करूं, ठीक, तो फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हम कैलकुलेशन करें तो P इज इक्वल टू होता है h अपॉन लैम्डा, इलेक्ट्रॉन का h अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा उसका कितना हो जाएगा h अपॉन एम वी, तो यहां से जो एम वी है उसकी वैल्यू आ जाएगी h बाई लैम्डा, और यहां से जो हमने अभी अभी देखा है लैम्डा इज इक्वल टू क्या है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के, यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है, दोनों को अगर हम कर दें तो h स्क्वायर अपॉन 2m इंटू लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये देखिए यहां पे काइनेटिक एनर्जी इसकी इतनी है और यहां पे टोटल एनर्जी इसकी इतनी है, तो ये तो है hc अपॉन लैम्डा, और ये कितना है h स्क्वायर अपॉन 2m इंटू लैम्डा का स्क्वायर। इन दोनों में मुझे कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। तो ये h अपॉन लैम्डा अगर मैं यहां पे देखूंगा इस जगह पे, तो इसमें यहां पे अगर मैं c स्क्वायर की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है, इनको अगर हम कंपेयर करके देखें किसी भी लैम्डा के स्क्वायर से या लैम्डा से, तो यहां पे इनका रेशियो पूछा हुआ है या जस्ट ग्रेटर देन लेस देन ही पूछा हुआ है। तो hc स्क्वायर अपॉन 2m, ये इसने पूछा है कि पूछा है क्या, प्रूव दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन hc स्क्वायर electron and a photon have got the same de Broglie wavelength. Prove that the total energy of the electron, तो hc upon lambda और ओके, इसको और क्लियर टर्म में मैं इधर एक्सप्लेन करता हूं क्या है ये। अब ये जो h स्क्वायर अपॉन कितना आ रहा है 2m इंटू लेमडा का स्क्वायर, ये आ रहा है। तो आप यहां पे ये देखिए जो ये m h अपॉन लेमडा है, ठीक है ना, आप चाहो तो ये जो लेमडा का स्क्वायर है, जो m मतलब अगर हम लिखें लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम इंटू वी, ये तो इस लैम्डा को अगर आप h बाई एम वी लिखते हैं या लैम्डा इंटू एम लिखते हैं,
तो ये लैम्डा इंटू एम होता है h अपॉन v। तो यहां पे इस m और इस लैम्डा को आप चाहो तो h अपॉन v लिख सकते हो। तो ये वाली चीज हो जाएगी h स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लैम्डा, एक m और एक लैम्डा को आपने लिख दिया h अपॉन v, और दूसरा लैम्डा आपने यही रहने दिया, इस h से h कट गया, तो ये h इंटू वी बाई 2 लैम्डा, ये आपका क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी k। तो एच वी बाई 2 लैम्डा, और वो कितना है, एच सी अपॉन लैम्डा। दूसरा वाला क्या है, एच सी अपॉन लैम्डा, ये उसकी एनर्जी है। दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन एंड दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है यहां पे। अब आप ये देखिए, इसमें इस एच सी अपॉन लैम्डा एच इंटू वी बाई 2 लैम्डा, ठीक, तो यहां पे जो v बाई 2 है और जो c है, c तो ऑलवेज ग्रेटर देन v बाई 2 होगा, तो यहां पे h बाई लैम्डा इंटू वी बाई 2 लिख सकते हैं हम, ठीक। तो v बाई 2 इज ऑलवेज लेस देन c, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ h अपॉन लैम्डा इंटू वी बाई सी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे मैंने क्या किया है, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर किया है। अब लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी हो गया किसी भी इलेक्ट्रॉन का, तो लैम्डा इंटू एम को आपने h बाई वी लिख दिया, यहां से लैम्डा और m की एक मल्टीप्लाई को आपने h अपॉन वी लिख दिया, तो नीचे वाला v ऊपर चला गया, ओके। तो h अगर सेम है तो दिस इज h अपॉन लैम्डा इंटू वी बाई 2 हो गया, और ये h अपॉन लैम्डा इंटू सी हो गया। और ये बोल रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ फोटोन, ये यहाँ पे उल्टा रिलेशन आ रहा है शायद। एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच सी अपॉन लैम्डा और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है यहां पे तो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, एक्चुअल में ये m इंटू सी स्क्वायर ले लिया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को भी सेम वेलोसिटी से दौड़ाया है। यहां पे जो कंसीडरेशन है ना, उसमें एक प्रॉब्लम आ गई है, इन्होंने, हमने क्या, जो इलेक्ट्रॉन है उसको कुछ वेलोसिटी v पे मान लिया है, पर v तो कितना भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर v की वैल्यू फाइनाइट है तो v बाई 2 इज ऑलवेज लेस देन c, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज लेस देन काइनेट एनर्जी ऑफ फोटोन, यहां पे पता चल रहा है। लेकिन ये जो अरेंजमेंट बन रहा है ये यहां पे, क्योंकि लैम्डा तो सेम है और किसी आर्बिट्रेरी वेलोसिटी से चला रहे हैं, लेकिन अगर c यानी कि वेलोसिटी दोनों की सेम रखी जाए, वेलोसिटी भी सेम रखी जाए, ठीक, तो आप ये देखो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, उसकी भी वेलोसिटी c रखते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम m इंटू सी स्क्वायर के बराबर कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, ये इस एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक। लेकिन यहां पे ये ट्रू है कि नॉर्मल वेलोसिटी से अगर चलाते हैं तो फोटोन की एनर्जी से कम ही आएगी एनर्जी, दिस इज मोर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन से कंक्लूजन ये निकला है कि अगर फोटोन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ और एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन जो भी रिवॉल्व करता है उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी फोटोन की एनर्जी से। अब टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उससे कम होगी, लेकिन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर यूज होके वेलोसिटी नहीं मिलती इलेक्ट्रॉन को। अगर उसका मास भी कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक एग्जिस्टिंग पार्टिकल है, तो उसकी नॉर्मल वाली वेलोसिटी ही लेंगे, उसी से कंपैरिजन करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड आउट रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल if they are accelerated through same potential difference,
एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से उनको एक्सेलरेट किया गया है। अब आप ये देखिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो किसी भी पार्टिकल के पास टोटल एनर्जी इतनी होती है, उसको अगर आप हाफ mv² से कंपेयर करोगे तो यहां से 2qvm इज इक्वल टू m²v² बच जाएगा। तो p की वैल्यू हो जाएगी √2m�qv। तो वेवलेंथ हो जाएगी h/√2m�qv। अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा का हम रेशो चेक करें यहां पे, तो प्रोटॉन के लिए लैम्डा p वो कितना होगा, h/√2 इंटू, अगर प्रोटॉन का मास m है तो ड्यूट्रॉन का कितना होता है, प्रोटॉन का मास अगर m है तो ड्यूट्रॉन का मास 2m होता है और इसका 4m होता है, क्योंकि इसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं तो 4m के बराबर होता है। तो 2 इंटू प्रोटॉन का मास कितना ले लिया, m, इंटू चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, 1 यूनिट, इंटू v, रेशो लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन पर h डिवाइडेड बाई √2 इंटू 2m इंटू e इंटू v, ड्यूट्रॉन पे भी एक ही चार्ज होता है, रेशो h/√2 इंटू 4m इंटू e इंटू v, ये होगा। तो अब आप ये देखिए, h से h कैंसिल, MEV 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 ये हो गया, तो रेशो क्या हो गया, 1/√2 रेशो 1/√4 रेशो 1/√8, और यही अपना आंसर भी है। अगर इस रेशो को रिफाइन किया जाए तो 1/√2 की, इसमें √2 की मल्टीप्लाई कर दो तो 1 रेशो, ये √2 इंटू √2 है तो 1/√2 हो जाएगा, और ये 2√2 है तो ये 1/2 हो जाएगा। ये भी अपना रेशो बनता है, इसको हम आंसर बोल सकते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिए, इसने बोला कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 किलोवोल्ट। Calculate the percentage increase in mass of an electron accelerated by a potential difference of 500 किलोवोल्ट। 500 किलोवोल्ट से अगर किसी को एक्सेलरेटेड किया जा रहा है तो दिस इज 5 इंटू 10⁵ वोल्ट। ठीक, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी Q इंटू ई, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू QV। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, QV, V कितना दे रहे हैं हम, 5 इंटू 10⁵, जो कि अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू 10⁻⁻14 जूल के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर इस मास को आप mc² से कंपेयर कर दो तो इतनी एनर्जी कितने मास के बराबर होती है, 8 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई c² कितना होगा, 8 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻ या प्लस की 16 हो गई है। ठीक, प्लस 16। तो यहां पे अब आप ये देखिए, तो ये यहां पे होता क्या है, m Q इंटू V, डेल्टा V इतना है, किलो वोल्ट। ओके, तो इतना मास हम समझ लीजिए एक्स्ट्रा हो गया ये, तो ये हो गया 8 से 8 कट गया 1/8 इंटू 10⁻⁻14 और 16 कितना हो गया, -30। तो 1/8 कितना हो जाता है, 0.125 इंटू 10⁻⁻30, या फिर आप कह सकते हैं 1.25 इंटू 10⁻⁻31। इतना मास, इसको डेल्टा m लिख दीजिए आप, इतना मास के बराबर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल को मिल चुकी है, और उसका ऑलरेडी मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो परसेंटेज चेंज कितना आ गया होगा, इतना मास काइनेटिक एनर्जी के बराबर और इतना ऑलरेडी है, तो
0.25 एक्स्ट्रा हो गया किस में से, 9.1 में से। तो ये चीज अप्रोक्सीमेटली कितनी बन जाती है, जो चेंज आया है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। 500 किलो वोल्ट, यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये हो गया। तो 8 इंटू 10 टू द पावर -14, 8 इंटू 10 टू द पावर -14 इंटू डिवाइडेड बाई दिस, तो 1/8 इंटू 10 टू द पावर -30 हो गया। 1.25 इंटू 10 टू द पावर -31 हो गया, और वो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर। तो ये अपना कितना आंसर आ जाएगा, m माइनस एम नॉट डिवाइडेड बाई एम नॉट, परसेंटेज में चेंज। इतना मास पहले था और 1.25 आ गया इंटू 100, इतने परसेंटेज का चेंज आ गया, जितना भी आएगा ये 125/9.1, ठीक। तो इतने परसेंटेज का चेंज आ गया, तो आंसर कितना बनेगा, 125/9.1% चेंज। इतने परसेंट चेंज के बराबर हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि होता क्या है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अगर कोई m मास है, ठीक, तो दैट इज इक्वलेंट टू m इंटू सी स्क्वायर एनर्जी के। तो एक तो उसके पास मास है, प्लस उसके पास एनर्जी भी है, प्लस उसके पास एनर्जी भी है, तो दैट इज इक्वलेंट टू न्यू मास। क्योंकि मास एनर्जी के इक्वलेंट होता है, समझ लीजिए। तो एक तो उसके पास मास है, उसके पास एनर्जी भी है, तो जो काइनेटिक एनर्जी वो उसके पास इतनी है। अब इतनी काइनेटिक एनर्जी कितने मास के बराबर है, एम सी स्क्वायर से इसको कंपेयर कर सकते हैं हम। तो एम सी स्क्वायर से मैंने एम की वैल्यू निकाल ली, इतने एम के बराबर है, तो यानी कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 तो पहले ही था। अब 1.25 इंटू 10 टू द पावर -31 मास के बराबर उसके पास एनर्जी है, तो टोटल मास उसका हो गया 9.1 प्लस 1.25, तो 10.35 के आसपास उसका नया मास हो गया। तो चेंज कितना आया, ठीक, 1.25/9.1, इतने परसेंट का चेंज है, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम यहां पे। देखिए, AIPMT 2011 का क्वेश्चन है ये। AIPMT 2011 का क्वेश्चन है ये। इसने बोला इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज 25 किलो वोल्ट। 25 किलो वोल्ट इतनी वोल्टेज पे पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जा रहा था। इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, जो नई वोल्टेज है दैट इज इंक्रीज टू 100 किलो वोल्ट, ये इंक्रीज हो गई, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा था वो लैम्डा 1 आ रहा था। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा आएगा वो कितना आएगा, नया लैम्डा में कितना चेंज आएगा। चार ऑप्शन थे, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड नहीं, डिक्रीज्ड, फिर इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड। 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन थे। इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, ठीक, डिक्रीज बाय 2 टाइम्स, इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स एंड इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट था।
ठीक, इसको चेक करते हैं क्या है। देखिए डी ब्रॉग वेवलेंथ क्या होती है, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m q डेल्टा v। यहां से मुझे पता चलता है कि अगर बाकी सारी चीजें सेम है तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेल्टा v। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डेल्टा v2 बाई डेल्टा v1, क्योंकि 1 बाई लैम्डा के इक्वलेंट होगा। ठीक, तो यहां पे आप कह सकते हो इस जगह पे, तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 बाई 25, यानी कि 2, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई 2। तो समझ लीजिए डिक्रीज्ड बाई अ फैक्टर ऑफ 2। वोल्टेज को आप 100 कर दोगे तो लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा, तो आंसर इज डिक्रीज्ड बाई अ फैक्टर ऑफ 2। ये आंसर अपना सही होगा, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि वोल्टेज अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि मोमेंटम आता है नीचे। एक क्वेश्चन और देखिए, ये आया हुआ है AMU 2013 में। इसने बोला है क्वेश्चन में, एनर्जी ऑफ अ फोटोन हुज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 125 वोल्ट इज नियर टू। एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ये किसी फोटोन की एनर्जी की बात कर रहा है, प्रोटॉन नहीं, फोटोन की एनर्जी की बात कर रहा है, जिसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि फोटोन की डी वेवलेंथ इज इक्वलेंट टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ h अपॉन 2m डेल्टा v। इसके बराबर ये लैम्डा है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी पूछ रहा है, यानी कि मुझे अगर ये लैम्डा पता चल जाता तो ये लैम्डा इसके फोटोन के लैम्डा के बराबर है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, hc अपॉन लैम्डा हो जाएगी। तो बस मुझे इस वाले लैम्डा को इस वाले लैम्डा की जगह रखना है, फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। अब ये वाला लैम्डा तो निकाला जा सकता है, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कितनी वोल्टेज बोली है इसने, 125, ये 125 है, ये लैम्डा ऑफ E हो गया। इसको उठा के वहां रख दो, तो E इज इक्वल टू हो गया hc अपॉन ये वाला लैम्डा अपॉन h, और डिवाइडेड बाई, तो ये वाली चीज ऊपर पहुंच जाएगी, तो 2me इंटू E इंटू 125, h से h कैंसिल, तो E की वैल्यू आ जाएगी c ऑफ अंडर रूट 2me E इंटू 125। जब सारी चीजों की वैल्यू डालोगे यहां पे तो आंसर जो बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 11.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये E बन जाएगा। इतने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास इसकी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, इसने बोला है, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसने बोला द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू 3 टाइम्स दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, यानी कि लैम्डा ऑफ द पार्टिकल एंड लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन is 1.814 into 10 to the power -4। ये वेवलेंथ का रेशियो है। द पार्टिकल विल बी, कौन सा पार्टिकल ये हो सकता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 3 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालूं,
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। और अब मैं एनर्जी ऑफ द पार्टिकल निकालूं, ये पार्टिकल है, P4 फोटोन या प्रोटोन नहीं, पार्टिकल है, हाफ इंटू मास ऑफ द पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का स्क्वायर, ये E हो गया। अब अगर मुझे E गिवन है, ठीक, तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है H अपॉन अंडर रूट ऑफ 2me एनर्जी, क्योंकि अगर एनर्जी पता है तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो 2em इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, उसका अंडर रूट ले ये आ जाता है। तो अब ये कह रहा है कि लैम्डा अपॉन लैम्डा यानी कि अंडर रूट ऑफ 2me1 अपॉन 2me2 इज इक्वल टू जे लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 है, क्योंकि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/me, ठीक। तो यहां पे अब आप ये देखिए, अगर इसमें मैं वैल्यूज डाल दूं, 2 से तो 2 कैंसिल, m1 किसका हो गया, m1/m2 और e2, ठीक है। तो या फिर आप एक काम करिए, लैम्डा ऑफ पार्टिकल एंड लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे ये चीज पार्टिकल बन जाएगी और ये चीज इलेक्ट्रॉन बन जाएगी, ठीक, ये हो गया। तो लैम्डा ऑफ पार्टिकल बाय लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हुई, MeVe स्क्वायर, तो Me इंटू Ve का इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखिए 1/2 यहां पे आएगा, MP इंटू 1/2 MP इंटू Vp का स्क्वायर, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहां पे ठीक MEVE बाई MPVP के बराबर आ गया लैम्डा P बाई लैम्डा E, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, जो Vp और Ve है, पार्टिकल की वेलोसिटी 3 टाइम्स ऑफ Ve, तो नीचे तो ये 3 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, और यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहां पे मास ऑफ पार्टिकल आ जाएगा, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यानी कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1.814 डिवाइडेड इंटू 10 टू द पावर -4 और डिवाइडेड बाय 1, ये आ जाएगी। तो अब आप यहां से देखिए, Me अपॉन MP इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1.813 इंटू 10 टू द पावर -4, और मास ऑफ प्रोटोन, ये जो मास ऑफ पार्टिकल है, मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 1.813 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 3, तो मास ऑफ पार्टिकल आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन के, वो न्यूट्रॉन के बराबर, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस जो भी है 27। तो जो ऑप्शंस हैं उनमें न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, ट्राइटियम और अल्फा दे रखा है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देते तो आंसर सेम आ जाता, क्योंकि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, तो दोनों केस में आंसर सेम होता। लेकिन ऑप्शन में केवल न्यूट्रॉन दिया हुआ है, प्रोटॉन गिवन ही नहीं है, इसका मतलब केवल न्यूट्रॉन से ही मैच करेगा ये, यही अपना आंसर है। तो अनदर पार्टिकल इज न्यूट्रॉन, दूसरा वाला पार्टिकल क्या है, न्यूट्रॉन है। एक क्वेश्चन और देखिए, ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। इसने बोला है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मान लीजिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज K0, इज इंक्रीज्ड बाय 16 टाइम्स, यानी कि इसको चेंज करके 16 टाइम्स ऑफ K0 कर दिया, ठीक। तो जब ये एनर्जी थी तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट थी, अब इसमें कितना चेंज आ गया है, तो
if the kinetic energy of the particle is increased by 16 times its previous value, increased to 16 times, यानी कि ये कर दिया है, then the percentage change in de Broglie wavelength of the particle is, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, percentage change in de Broglie wavelength 25%, 75% और 60% और 50%, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक, बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। इसने बोला कि काइनेटिक एनर्जी को के नॉट रखा हुआ है, अब 16 के नोट कर दिया, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के, काइनेटिक एनर्जी। यहां से सीधे सीधे पता चलता है अगर बाकी चीजें सेम रहेंगी तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट ऑफ के, यानी कि लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k2 बाई k1, ये हो जाएगा यहां से। अब अगर यहां से ये चीज देखी जाए तो लैम्डा कितना है, पहली बार में लैम्डा नोट, लैम्डा 2 हमें निकालना है कितना हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम एनर्जी कितनी हो गई 16 ऑफ के नोट, और पुरानी कितनी है के नोट, के नोट से के नोट कैंसिल, तो लैम्डा नॉट बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4। तो यहां पे आप देखिए लैम्डा 2 इज इक्वल टू हो गया लैम्डा नॉट बाई 4, यानी कि जो इनिशियल लैम्डा है इससे चेंज होके कितनी हो गई है लैम्डा बाई 4, यानी कि अगर ये 100 थी तो ये कितनी हो गई है 25। परसेंटेज तो 100 के बेसिस पे ही निकलती है, तो अगर किसी चीज की वैल्यू 100 है अभी और वो चेंज होके कितनी हो गई है 25, तो चेंज कितने का आया, चेंज इन वेवलेंथ आया है 75% का, यानी कि जो चीज 100 थी वो 25 हो गई, तो चेंज कितना आया 75% का। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा। और आप देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, AIPMT 2014 में आया हुआ है। इसी तरीके से बहुत पीस माइंड के साथ, एकदम पीसफुल माइंड के साथ अगर आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे, पढ़ोगे, अपनी जो थ्योरी है उसको रिवाइज करके देखोगे एक बार कि हमने क्या सीखा है, क्या किया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे।